अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ। In the previous lectures, we have studied the Hechter-Ohlin theorem by using factor intensity, factor abundance. We have also studied the concept of factor price equalization theorem, और हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो हेक्टर-ओहलन मॉडल जो है वो फैक्टर प्राइसेस को जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो सेम करता है, और किस तरीके से जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो हेल्पफुल होता है। देन वी हैव स्टडीड द अनदर केस ऑफ Hechter-Ohlin, that is factor intensity reversal, concept of factor intensity reversal. I have also asked to study the Leontief paradox. होपफुली आप लोगों ने Leontief paradox स्टडी किया होगा। ये बेसिकली Hechter-Ohlin मॉडल का इंपीरिकल टेस्ट था जो फर्स्ट टाइम किया गया। टुडे we are going to start the next topic, next chapter as well, economies of scale, imperfect competition and international trade. हमने Hechter-Ohlin मॉडल की assumptions जो है वो स्टडी की थी। अब जो Hechter-Ohlin मॉडल है उन assumptions पे जो है वो बेस करता है। हम आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन उन assumptions को रिलैक्स करते जाएंगे और नई थ्योरीज की तरफ जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। Hechter-Ohlin मॉडल की एक assumption थी कि परफेक्ट कंपटीशन, उसको भी हम रिलैक्स करेंगे इस चैप्टर में, और एक उसकी assumption थी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, हम उसको भी रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल अप्लाई करेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की assumption को रिलैक्स करते हैं। Hechter-Ohlin मॉडल की जो सेकंड assumption थी, जो उसकी मेजर assumption थी, वो ये थी कि वो सेम टेक्नोलॉजी यूज हो रही है दोनों नेशन में, जिसकी वजह से कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जो है वो फेस करना पड़ रहा है दोनों नेशंस को। हम उस assumption को रिलैक्स करते हैं यहाँ पे और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाई करते हैं, मींस इकोनॉमीज ऑफ स्केल अप्लाई करते हैं, एंड इंटरनेशनल ट्रेड। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा कि हम किसी एक कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करते हैं, उसकी प्रोडक्शन में इजाफा करते हैं, दूसरे की प्रोडक्शन में कमी करते हैं। तो जो प्रोडक्शन में इजाफा करते हैं वहां पे हमने कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अप्लाई किया था, जितना भी हमने यहाँ तक प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं सब में। जब हम किसी एक कमोडिटी की प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो उस पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अप्लाई किया था हमने। इस चैप्टर में हम जो है वो उस assumption को, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल assumption को रिलैक्स करते हैं और यहाँ पे हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल को डिफाइन करना चाहूंगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता क्या है। बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। अब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है? When we produce at a large scale, then per unit cost of production starts decline. Or you can say that when increase in output is greater than increase in input,
दिस इज नेम्ड एज द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मैंने बड़े सिंपल वर्ड्स में जो है वो इसको डिफाइन किया है। बड़े सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन किया है मैंने, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को। व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज मोर देन द इंक्रीज इन इनपुट, अगर हमारी आउटपुट जो है वो इनपुट की निस्बत तेजी से बढ़ रही हो, मतलब हम 20% इनपुट में इजाफा करते हैं लेकिन आउटपुट में मोर देन 20% जो है वो इजाफा हो जाए, दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कि हमने जितनी इनपुट दी है आउटपुट हमें उससे ज्यादा मिली है, दिस इज नेम्ड एज द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी यही चीज है कि व्हेन वी प्रोड्यूस एट अ लार्ज स्केल, जब हम अपनी प्रोडक्शन का पैमाने को इंक्रीज करते हैं, देन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज नेम्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो अंडर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर विल बी कन्वेक्स टू रीजन। इस केस में जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की जो शेप है वो कन्वेक्स टू रीजन होगी। अब यहाँ पे हमने हेक्टर मॉडल की उस असम्पशन को रिलैक्स कर दिया है, या उससे पहले जो थ्योरीज हम पढ़ रहे थे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, उनके असम्पशन को रिलैक्स कर दिया है, एक जो थी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे बेस करती, और यहाँ पे हमने कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बजाय इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को अप्लाई कर रहे हैं, या हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अप्लाई कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है उसकी शेप जो है वो, अगर आप डायग्राम की तरफ देखें अपनी स्क्रीन पर, तो कन्वेक्स टू रीजन बनेगी। कन्वेक्स टू रीजन की वजह ये है, अब देखें, लेट्स सपोज ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपके सामने ड्रा किया गया है, विच इज कन्वेक्स टू रीजन, दिस इज फॉर बोथ नेशंस, लेट्स सपोज दिस इज फॉर बोथ नेशन, दोनों नेशन का ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मौजूद है आपके सामने। इसके ऊपर पॉइंट है ए, जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल रहे हैं। यहां पे इंडिफरेंस कर्व के साथ इसका टेंजेंट है। अब ये ए पॉइंट जो है ये बेसिकली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, नॉन ट्रेड पॉइंट है। ऑब्वियसली यहां पे ट्रेड नहीं हो रही, दोनों नेशन यहां पे प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए कहा गया है, मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को बाद में एक्सप्लेन करता हूं, मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि इसकी शेप इस तरह क्यों है, कन्वेक्स टू रीजन। शेप इसलिए इस तरह है कि अगर नेशन 1 या नेशन 2 किसी भी एक कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करना चाहती है, किसी भी एक कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करना चाहती है, लेट्स सपोज वो एक्स में कोई भी नेशन है, लेट्स सपोज नेशन 1 जो है वो एक्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहती है, तो वो जब एक्स की तरफ मूव करेगी, जब स्पेशलाइजेशन करेगी, तो आप देख सकते हैं इस कन्वेक्स टू रीजन शेप की वजह से वो गिवन रिसोर्सेज के साथ एक्स के ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगी। इसके कन्वेक्स टू रीजन शेप होने की वजह से वो एक्स के ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगी। और इसी तरह अगर वो वाई में स्पेशलाइजेशन करती है तो कन्वेक्स टू रीजन शेप होने की वजह से, देखें ना, अगर स्ट्रेट लाइन हो तो देखें या कनकेव टू रीजन हो या स्ट्रेट लाइन हो, दोनों केसेस में वो कम यूनिट प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये कन्वेक्स टू रीजन शेप की वजह से अगर कोई नेशन 2 लेट्स सपोज वाई में स्पेशलाइजेशन करती है, तो वो देखें वाई के ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगी, जो कि ये शो कर रहा है कि यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अप्लाई है, जो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाई है। इट मींस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ये मतलब है कि जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जब हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है।
अगर हम नेशन वन जो है, जिस तरह हम प्रीवियस पढ़ते आ रहे हैं कि नेशन वन जो है वो एक्स में स्पेशलाइजेशन करती है, नेशन टू जो है वो वाई में स्पेशलाइजेशन करती है, तो नेशन वन अगर एक्स में स्पेशलाइजेशन करती है तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है एक्स की प्रोडक्शन के लिए। और अगर नेशन टू जो है वो वाई में स्पेशलाइजेशन करती है तो वाई की पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए वो वाई के ज्यादा यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है। तो चूंकि दोनों नेशंस के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पे अप्लाई है, हमने कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की असम्पशन को रिलैक्स किया है और यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अप्लाई किया है। दैट्स व्हाई जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की फ्रंटियर की जो शेप है वो कन्वेक्स टू रीजन है, और ये कन्वेक्स टू रीजन शेप जो है ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल को जाहिर कर रही है। और ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, जो कि दोनों नेशन का इनिशियल प्रोडक्शन पॉइंट है, नॉट रेट पॉइंट है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। द रीजन इज दैट ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए है कि अगर कोई नेशन वन जो है वो किसी भी वजह से ए पॉइंट से हटती है तो वो यहां पे जाके स्टॉप करेगी बी पॉइंट पे, और ऑब्वियसली इधर को क्यों आएगी, बी प्राइम की तरफ क्यों नहीं जा रही। द रीजन इज दैट कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि नेशन वन जो है वो लेबर अबंडेंट नेशन है एंड कमोडिटी एक्स इज लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, ये भी एक रीजन कह सकते हैं। और इससे पहले हम कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं कि द रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्स इज लोअर इन नेशन वन। ये दोनों रीजन है एक्स की तरफ स्पेशलाइजेशन करने की, कि नेशन वन जो है वो एक्स की तरफ स्पेशलाइजेशन क्यों करेगी। इसकी दो रीजन है हमारे पास। एक है बिकॉज द रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्स इज लोअर इन नेशन वन, एंड द सेकंड रीजन इज दैट नेशन वन इज लेबर अबंडेंट नेशन एंड कमोडिटी एक्स इज लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। इन दोनों रीजन की बेस पर जो है नेशन वन जो है वो एक्स में स्पेशलाइजेशन करेगी। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इस सेंस में होगा कि अगर इस इक्विलिब्रियम से किसी भी तरफ को थोड़ी सी मूवमेंट होती है तो नेशन वन है अगर, तो वो यहां पे जाके स्टॉप होगी बी पॉइंट पे। रीजन इज दैट कि जब इधर को मूव करेगी तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल फेस करेगी। जब वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल फेस करेगी तो वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेगी, क्योंकि किसी भी वजह से जब वो एक्स की प्रोडक्शन में इजाफा करेगी, एक्स की प्रोडक्शन में जब इजाफा करेगी तो वो देखेगी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अप्लाई हो रहा है। हम एक्स को जब लार्ज पैमाने पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हो रही है। तो फिर क्या करेगी नेशन वन जो है वो नेशन वन कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेगी, क्योंकि उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि उसे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेगी और बी पॉइंट पे आएगी। इसी तरह नेशन टू वो भी ए पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसका। द रीजन इज दैट कि वो किसी भी वजह से अगर इस इक्विलिब्रियम से हटती है और वो वाई की तरफ क्यों जाएगी, इसकी भी दो रीजन है। बिकॉज रिलेटिव प्राइस ऑफ वाई इज लोअर इन नेशन टू, एंड द सेकंड रीजन इज दैट नेशन टू इज कैपिटल अबंडेंट नेशन एंड कमोडिटी वाई इज कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी, इसलिए वो वाई में स्पेशलाइजेशन करेगी। तो जब वाई में स्पेशलाइजेशन करने के लिए थोड़ा सा भी मूव करेगी, इस पॉइंट को थोड़ा सा भी मूव करेगी, तो नेशन टू जो है वो बी प्राइम पॉइंट पे जाके जो है वो दोबारा स्टेबल होगी। ए पॉइंट से बी प्राइम पॉइंट पे जाकर जो है वो रुकेगी, रास्ते में नहीं रुकेगी। द रीजन इज दैट कि जब वो वाई में थोड़ा सा प्रोडक्शन में इजाफा करेगी तो उसे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या इकोनॉमीज ऑफ स्केल फेस करना पड़ेगा। मतलब उसे फायदा हो रहा होगा, वो वाई की प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगी तो उससे जो है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन होती नजर आएगी, तो वो वाई में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेगी नेशन टू। इस तरह नेशन वन जो है वो बी पॉइंट पे आएगी और नेशन टू जो है वो बी प्राइम पॉइंट पे आएगी। ए पॉइंट जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और ये जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये अनस्टेबल जो है ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से नजर नहीं आ रहा, ये विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड भी अनस्टेबल ही होगा। और उसकी क्या रीजन है, क्योंकि किसी भी वजह से किसी भी वजह से अगर नेशन जो है वो एक्स की तरफ या वाई की तरफ मूव करती है तो उसे नजर आ जाएगा कि वाई की प्रोडक्शन अगर बढ़ाती है नेशन टू तो उसमें उसे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का सामना करना पड़ता है, तो वो फिर इसमें कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेगी। इसी तरह नेशन वन जो है वो अगर एक्स की तरफ मूव करती है तो उसे नजर आएगा कि उसमें एक्स की प्रोडक्शन में
इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का सामना करना पड़ रहा है और वो यहाँ पर आकर जो है वो स्टेबल होगी। अब जिस तरह नेशन वन जो है वो बी पॉइंट पे आ गई है, इसने कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की है, तो फिर यहाँ पे वो ट्रेड करेगी। लेट्स सपोज कि वो 60 यूनिट जो है वो एक्स के 60 यूनिट जो है वो एक्स के एक्सपोर्ट करती है और उसके बदले में 60 यूनिट वाई इंपोर्ट करती है। आप कर्सर की मूवमेंट देखिएगा, 60 यूनिट एक्सपोर्ट किए, 60 इंपोर्ट किए, ई ये नया पॉइंट आ गया। इसी तरह नेशन टू ने जो कि बी प्राइम पॉइंट पे है 60 यूनिट्स ऑफ वाई एक्सपोर्ट किए और उसके बदले में 60 यूनिट ऑफ एक्स इंपोर्ट किए। तो दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ई। अब आप देख सकते हैं मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं कि इनिशियल प्रोडक्शन क्या थी, 40x 40y दोनों नेशंस प्रोड्यूस कर रही थी। आफ्टर ट्रेड जो है वो आप देख सकते हैं 60x और 60y दोनों नेशन जो है वो प्रोड्यूस एंड कंज्यूम कर रही हैं। इट मींस गेन्स फ्रॉम ट्रेड कितना है, 20x और 20y दोनों नेशंस को अलग अलग। नेशन वन जो है वो भी 20x और 20y का गेन कर रही है और नेशन टू जो है वो भी 20x और 20y का गेन कर रही है। और अगर आप डायग्रामेटिकली देखें तो आप देख सकते हैं कि दोनों नेशन ने जो है वो हायर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो अचीव कर लिया है, जो कि गिवन रिसोर्सेज से या विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो पॉसिबल नहीं था। आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों नेशन ने जो है हाईएस्ट कम्युनिटी डिफरेंस कर्व अचीव कर लिया है, जो कि गिवन रिसोर्सेज से पॉसिबल नहीं था, जो कि डोमेस्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं था। ये इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए जो है वो अचीव किया गया है। तो आप मैथमेटिकली भी इसको देख सकते हैं गेन्स फ्रॉम ट्रेड को, और डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ये क्लियर है पॉइंट? यस सर, क्लियर है। ऑलराइट। यहां पे हम सेकंड अजम्पशन को रिलैक्स करते हैं। एक और अजम्पशन थी हेक्चर-रोलर मॉडल की कि दोनों नेशंस में परफेक्ट कंपटीशन है। बोथ नेशंस हैव द फेसेस द परफेक्ट कंपटीशन इन द इकोनॉमी। अगर हेक्चर-रोलर मॉडल की आप अजम्पशन देखते हैं तो वहां पे हमने दोनों नेशंस के लिए जो है वो परफेक्ट कंपटीशन अज्यूम किया था। तो यहाँ पे हम उस अजम्पशन को रिलैक्स करते हैं। देयर मे बी इम्परफेक्ट कंपटीशन, imperfect competition and international trade. Now trade based on product differentiation. This is also named as intra-industry trade model. इसको हम इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड भी बोलेंगे। और जब जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हेक्चर-रोलर मॉडल, हम उसको इंटर इंडस्ट्री ट्रेड बोलेंगे। ट्रेड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऑब्वियसली इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो होमोजीनियस परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होती हैं। वन ऑफ द मेजर assumption ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज दैट प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस होती हैं। तो जो हेक्चर-रोलर मॉडल था वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स के मुतालिक था, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को ले रहा था। अब चूंकि हमने उस अजम्पशन को, परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशन को रिलैक्स कर दिया है, अब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। फिर हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को डिफाइन भी करते हैं। इस थ्योरी को हम इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड थ्योरी बोलेंगे और इसको हम पुरानी थ्योरी हेक्चर-रोलर मॉडल से कंपैरिजन करने के लिए उसको हम इंटर इंडस्ट्री ट्रेड का नाम देंगे। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती क्या है, पता है किसी को? आप में से कोई बता सकता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती क्या है? सर आई थिंक जो क्वालिटी का डिफरेंस आ रहा होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, मतलब सेम ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है लेकिन क्वालिटी चेंज है। हाँ जी, आप कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं कुछ हद तक, ठीक है। द गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर बट नॉट होमोजीनियस, मैं इस तरीके से इसको डिफाइन करता हूँ। द गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर बट नॉट होमोजीनियस, जो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट तो होते हैं लेकिन होमोजीनियस नहीं होते। जैसे आप टूथपेस्ट देखते हैं कि मुख्तलिफ ब्रांड्स की है, अब सब्स्टिट्यूट तो है वो एक दूसरे का लेकिन होमोजीनियस नहीं है, एक जैसी नहीं है।
उनमें कोई टेस्ट का डिफरेंस है, उनमें कोई पैकिंग का डिफरेंस है, एंड सो ऑन। जैसे गाड़ियां हैं, ठीक है, एक ही 1300 सीसी गाड़ियां हो, अब वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट तो होंगी, लेकिन वो होमोजीनियस नहीं होंगी। उनमें कोई क्वालिटी का डिफरेंस हो सकता है, उनमें कोई डिजाइनिंग का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, ये चीजें। तो यहाँ पे चूंकि हमने परफेक्ट कंपटीशन अजम्पशन को रिलैक्स कर दिया है, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होती थी, अब हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन के जरिए इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ आए हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बेस पर जो है वो ट्रेड करेंगे। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में आपको जानना जरूरी है कि वो क्या होता है। उसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये होती है कि प्रोडक्ट्स जो है वो आप एक दूसरे से डिफरेंट है। डिफरेंट किस सेंस में? पैकिंग की सेंस में डिफरेंट है, थोड़ी क्वालिटी की सेंस में डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि सोप है, अब मुख्तलिफ सोप जो है वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होते हैं, शैम्पू है मुख्तलिफ एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट तो होते हैं, लेकिन होमोजीनियस नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। उनमें कोई क्वालिटी का, कोई और पैकिंग का, इस तरह के डिफरेंस होते हैं। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की एग्जांपल है। इसकी डेफिनेशन जो है वो एंड पे, जहां पे ये टॉपिक एंड होगा वहां पे लिखी होगी, लेकिन मैं यहीं पे बताना चाहता हूं कि इंटर इंडस्ट्री ट्रेड क्या है। हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के जरिए किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड और ट्रेड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अकॉर्डिंग टू इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड और ट्रेड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, nation 1 will be a still net exporter of commodity X. Nation 1 will still be a net exporter of commodity X, but it will also export some quantity of Y and import some quantity of X based on product differentiation. On the other hand, nation 2 will still be a net exporter of commodity Y, but it will also export some quantity of X and import some quantity of Y. This is how trade based on product differentiation. समझ आई है? चले मैं दोबारा बताता हूँ आपको, पंजाबी में समझाने की कोशिश करता हूँ। नेशन 1 जो है एक्स की एक्सपोर्टर है, एक्स की एक्सपोर्टर ही रहेगी, लेकिन वो इसके साथ साथ एक्स की कुछ क्वांटिटी इंपोर्ट भी कर रही है, और वाई की इंपोर्टर है वो, लेकिन वाई की कुछ क्वांटिटी एक्सपोर्ट भी कर रही है। दोबारा बोलता हूं, नेशन 1 जो है वो एक्स की एक्सपोर्टर ही है, लेकिन वो कुछ क्वांटिटी वाई की भी एक्सपोर्ट कर रही है और कुछ क्वांटिटी एक्स की इंपोर्ट कर रही है। ट्रेड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब कि जो एक्स यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है और जो दूसरे नेशन 2 में प्रोड्यूस हो रहा है, उन दोनों में कोई पैकिंग का, कोई टेस्ट का, कोई क्वालिटी का डिफरेंस है। वो एक्स की एक्सपोर्टर ही है, लेकिन इसके बावजूद एक्स की कुछ क्वांटिटी इंपोर्ट कर रही है, जबकि वाई को तो वो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रही है, लेकिन उसके बावजूद वाई की कुछ क्वांटिटी एक्सपोर्ट भी कर रही है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल यूएसए जो है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, और जो गाड़ियां हैं या मैन्युफैक्चरिंग, ये जो आप कह लें गाड़ियां प्रोड्यूस होती हैं, कारें, ऑटोमोबाइल्स, ये सारी जो है कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज हैं, लेट्स सपोज। तो क्या यूएसए जो है वो गाड़ियां इंपोर्ट नहीं कर रहा? कर रहा है।
जापान ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जापान ऑटोमोबाइल्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ ऑटोमोबाइल्स इंपोर्ट कर रहा है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो ये ट्रेड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगी। मतलब नेशन वन जो कि एक्स की एक्सपोर्टर है, लेकिन इसके बावजूद वो एक्स की कुछ क्वांटिटी इंपोर्ट कर रही है और वाई की कुछ क्वांटिटी एक्सपोर्ट करेगी। इसी तरह नेशन टू विल स्टिल बी अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ कमोडिटी वाई, बट इट विल आल्सो एक्सपोर्ट सम क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड इंपोर्ट सम क्वांटिटी ऑफ वाई। दिस इज हाउ ट्रेड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के तहत जो है वो ट्रेड होगी। दिस इज आल्सो नेम्ड एज इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। नाउ वी सी द डिफरेंस बिटवीन हेक्सोलर मॉडल एंड इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। हम देखते हैं कि इन दोनों मॉडल में क्या डिफरेंस है। हेक्सोलर मॉडल जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी पे बेस करता है। फर्स्ट डिफरेंस सी ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट डिफरेंस, हेक्सोलर मॉडल जिसको हमने इंटर इंडस्ट्री ट्रेड मॉडल का है, वो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी पे। आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? सर डिस्टोर्ट हो रही है काफी, अब आ रही आवाज? अभी से दो अब आ रही आवाज?